अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू साइबर मैक्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप लोग जानते हैं कि इससे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक क्रैश कोर्स कर चुके हैं और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का क्रैश कोर्स कर चुके हैं और अब बारी है एक्सेल की। तो आज के लेक्चर में हम एक्सेल को बेसिक तौर पर कवर करने की कोशिश करेंगे। इसके कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स को डिस्कस करेंगे कि वो कैसे यूज होते हैं। जैसा कि हम डिस्कस करेंगे कि फार्मूलों का कैसे यूज होता है और चार्ट्स का कैसे यूज होता है। हम ये दो चीजें ज्यादा मेन फोकस करेंगे इन पर। ओके, तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2019 प्रो इंस्टॉल नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, सबसे पहले वो इंस्टॉल कर लीजिए। तो मैं क्या करता हूं कि मैं यहां से एक्सेल को ओपन करता हूं। ठीक है, मैं जैसे ही एक्सेल को यहां से ओपन करता हूं तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। जिस तरह वर्ड का एक इंटरफेस था, एक पावर पॉइंट का था, इसी तरह एक ये एक्सेल का भी इंटरफेस है। ओके, अब मैं इसके अकाउंट वाले ऑप्शन में जाकर आपको एक बार दिखाई देता हूं। ये देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोफेशनल प्लस 2019 इंस्टॉल है और एक्टिवेट भी है। ओके, तो आप लोगों ने भी जल्द से जल्द ये कर लेना है। तो चलता हूं मैं फिर होम में। अब होम में ये देखिए आपके सामने कुछ इंटरफेस आ रहा है जहां पर लिखा हुआ है ब्लैंक वर्क बुक, वेलकम टू एक्सेल, और ये डिफरेंट किस्म के आपको टेम्पलेट्स प्रोवाइड करता है। लेकिन हम कौन सा यूज करेंगे? हम अभी बिगिनर है तो हम यूज करेंगे ब्लैंक वर्क बुक। तो इस पर मैं क्लिक करता हूं। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का पहला जो इंटरफेस है वो हमारे पास आ चुका है। ओके, तो कुछ चीजें इसकी पावर पॉइंट और एक्सेल वाली सिमिलर हैं, तो वो हम इतनी डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे। पता ही है आपको कि फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है, साइज। ये देखें होम में ये फीचर्स नजर आ रहे हैं ना, ये आपको ये तो याद है, ये बेसिक है, ये हर एक में, ये अलाइनमेंट वगैरह हो गई, तो ये आप लोगों को पता ही है। तो अब आते हैं कुछ मेन टॉपिक पर। सबसे पहले कुछ टर्म्स समझिए। ये देखिए आपको स्क्रीन के ये लोअर एंड पर नजर आ रहा है, लोअर लेफ्ट एंड पे यहाँ पर लिखा रहा है शीट 1। अब ये शीट 1 क्या चीज है? ये शीट 1, ये जो आपको नजर आ रही है ना, ये कॉलम्स आपको नजर आ रहे हैं, ये बॉक्स से बने नजर आ रहे हैं। इस ओवरऑल इसको हम कहते हैं वर्कशीट। ठीक है, ये जो एक्सेल की शीट कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं, इसे स्प्रेडशीट भी कहते हैं। ओके, इसे मैं जरा थोड़ा सा मिनिमाइज करके दिखा देता हूं। तो ये देख सकते हैं इसमें काफी कॉलम्स है और काफी रोज हैं। ओके गाइस, तो आप देखते हैं कि ये जो वर्कशीट है, इसे हम शीट क्यों कहते हैं? इसे शीट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सिंपल स्प्रेडशीट है, इस पर हम अपना वर्क करेंगे। लेकिन अभी तो हमने वर्क बुक का कॉन्सेप्ट सुना था। अभी जब हमने न्यू स्टार्ट किया तो क्या लिखा आ रहा था? वर्क बुक क्या कहते हैं, वर्क बुक क्या होती है, किसे कहते हैं, पहले वो जान लेते हैं। अगर सिंगल शीट है जिस पर हम कोई काम करें, मिसाल के तौर पर ये शीट नजर आ रही है, तो इसे हम सिंपल शीट कहते हैं, वर्कशीट कहते हैं। लेकिन अगर हम दो या दो से ज्यादा शीट ऐड कर लेते हैं, ये आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, माउस से नजर आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर न्यू शीट का ऑप्शन नजर आ रहा है। मैं जैसे ही इसे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे एक न्यू शीट ऐड हो जाएगी। ये देखें, एक न्यू शीट ऐड होगी, बिल्कुल ब्लैंक। ये देखें, अभी आपको समझ नहीं आएगी, मैं इसे एक बार डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पर ना कुछ मैं वैसे डाटा एंटर कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि न्यू स्लाइड ऐड हुई है। ठीक है, न्यू शीट ऐड हुई है। तो अब ये देखें, ये शीट नंबर 1 है। अभी मुझे एक न्यू शीट चाहिए, तो उसके लिए मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे कि एक न्यू शीट ऐड हो जाएगी। देखा, ये शीट नंबर 1 है, इसमें ये डाटा पड़ा हुआ है। ये शीट नंबर 3 है, 2 मैंने डिलीट कर दी, इसका नाम 3 हो गया। लेकिन आप इसे रीनेम भी कर सकते हैं, आप 3 की जगह से फिर 2 कह दीजिए या जो भी है मर्जी। तो ये 2 या 2 से ज्यादा इस तरह शीट के जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, हम उनको क्या कहते हैं? हम उन्हें कहते हैं वर्क बुक कहते हैं। ठीक है, सिंगल अगर शीट दी हुई है, एक स्प्रेड शीट है, एक्सेल शीट है, तो उसे हम सिंपल शीट कहते हैं। अगर कॉम्बिनेशंस 2 या 3 से 2, 3 या 4 जितनी भी स्लाइड्स, अगर ज्यादा से ज्यादा एक से ज्यादा शीट्स हो जाएं तो उसे हम कंबाइंड वर्क बुक कहते हैं। ओके, वर्क बुक कहते हैं। अब हम कॉन्सेप्ट समझते हैं कॉलम्स और रो का। आप देख सकते हैं कि ये जो पूरी शीट है ये कॉलम्स और रोज में डिवाइड है, ये ब्लॉक्स बने हुए हैं। ठीक है, ये देखें, इस तरह कॉलम्स हैं, ओके, और इस तरह रोज हैं। अब कॉलम्स के ऊपर देखिए हेडिंग। अब कॉलम्स का जो नाम है वो किससे रिप्रेजेंट हो रहा है? वो हो रहा है अल्फाबेट से। ठीक है, एक्सेल में जो कॉलम्स होते हैं वो किससे रिप्रेजेंट होते हैं? अल्फाबेट से, ABCDEF, ये इस तरह। ओके, लेकिन आगे सवाल आता है कि क्या ये जी तक खत्म हो जाते हैं? नहीं, जी के आगे कॉम्बिनेशन बनना शुरू हो जाते हैं, AB, BB, CC, MM, NN, इस तरह बनने शुरू हो जाते हैं कॉम्बिनेशन। और कॉलम्स रोज जो हैं वो भी इस तरह, वो रिप्रेजेंट होती है काउंटिंग से।
गिनती से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6। अब आपका ज़हन में आएगा कि मैक्सिमम कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, यानी मैक्सिमम कितनी रोज होती हैं। तो उसके लिए आपने कंट्रोल का बटन दबाना है और डाउन एरो का बटन दबाना है। जैसे आप डाउन एरो पर क्लिक करेंगे तो ये इस शीट की एक्सट्रीम पर चला जाएगा रोज में, डाउन एरो पर। जैसे मैंने डाउन एरो पर क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल शीट के आखिर पे आ गया और ये इसकी एक्सट्रीम लिमिट है, ये 10,48,576। इतनी रोज हम ऐड कर सकते हैं एक्सेल में। ओके, अब सोचेंगे कि इतनी रोज कहां से आती हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका डाटा इसी तरह शीट्स में पुट होता है। लेकिन फिर भी अगर कम हो जाए तो वो न्यू शीट ऐड कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह शीट्स ऐड होती रहती हैं। फिर मैं कंट्रोल अप एरो दबाऊंगा। अगर मैं सिंपल एरो दबाने शुरू कर दिया तो मैं 1 बाय 1 ऊपर जाऊंगा, लेकिन कंट्रोल अप एरो दबाऊंगा तो डायरेक्ट मैं ऊपर चला जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह कंट्रोल मैं राइट एरो दबाऊंगा तो मैं कॉलम्स की एक्सट्रीम में चला जाऊंगा। तो ये देखा आपने, तो मैं कॉलम्स की एक्सट्रीम में चला गया और इसी तरह मैं आ गया इस तरफ स्टार्टिंग पर। ओके, ये बात समझ आ गई। इसे हम वर्कशीट कहते हैं, कॉम्बिनेशन को वर्कबुक कहते हैं। ये इसके कॉलम्स हैं और ये इसकी रोज हैं। अब ये देखिए, अब आपको मैं बताता हूं कि ये जो चीज होती है स्पेसिफिक, जहां पर एक कॉलम और एक रो कंबाइन होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं सेल, ठीक है। अब ये जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है ना, मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूं। ये देखें, ये आपको जो हाईलाइटेड थोड़ा सा नजर आ रहा है ना, ये देखें, ये हाईलाइटेड पार्ट, इसे हम क्या कहते हैं इंडिविजुअली, हम इसे कहते हैं सेल। ओके, सेल। सेल कैसे बनता है, एक कॉलम और एक रो के मिलने से। अब हर डिफरेंट तरह के सेल्स हैं, तो हमें देखिए मेमोरी में सेल्स स्टोर भी होने होते हैं। तो एक सेल का एड्रेस होता है जो कि रिप्रेजेंट करता है कि ये वर्कशीट में ये सेल इस जगह पर पड़ा है। तो उसको नाम कैसे दिया जाता है, उसको नाम दिया जाता है उसके कॉलम के नाम और उसके रो के नाम को मिला के लिखने से, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये ए है, ठीक है। अब इसका सेल एड्रेस क्या होगा, ए इसका कॉलम और ये 1, इसका सेल एड्रेस क्या है 1। लेकिन हमें बार बार देखना पड़ेगा, तो कैसे पता चलेगा, डायरेक्ट ही पता चल जाए। तो उसके लिए आप गौर करें, ये इस बॉक्स पे ये जो आपको नजर आ रही है ना बार, इसे हम कहते हैं एड्रेस मेन्यू, नेम बॉक्स भी कहते हैं, और एड्रेस जो कि सेल के एड्रेस को शो करता है। ये देखिए इस वक्त ये सिलेक्ट है ना बॉक्स, तो ये इसका कॉलम कौन सा है, इसका बी है, और इसकी रो कौन सी है, 2 है। तो B2 के मिलाने से क्या बन गया, B2 और B2, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एड्रेस। मैं जैसे ही कोई सेल सिलेक्ट करता हूं तो ऑटोमेटिकली ये एड्रेस बार में यहाँ पर उसका एड्रेस शो हो जाता है। जैसा कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूं तो गौर कीजिएगा, वो B2 की जगह E4 आ गया, ठीक है। इस तरह मैं जो भी सेल सिलेक्ट करता जाता हूं उसका एड्रेस यहां पर आता जा रहा है। ओके गाइस, तो अब हम कुछ फार्मूले वगैरह सीख लेते हैं कि ये फार्मूलों को कैसे यूज किया जाता है। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम कुछ डाटा पुट कर लेते हैं। तो डाटा पुट करने के लिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरा नाम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फरासत। एक सेल में लिख दिया मैंने अपना नाम, और यहाँ पर मैं कुछ लिख देता हूँ मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, मार्क्स। अब यहाँ पर कुछ एंट्रीज कर देता हूँ। मार्क्स मेरे एक 100 हैं, एक 33, एक 44, एक 55, एक 66, एक 78 और एक 97, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ डाटा पुट किया। आप गौर कर रहे होंगे कि ये जो इंग्लिश वाली है वो तो ये अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेकिन ये जो है काउंटिंग है वो राइट अलाइनमेंट है। तो ये ऑटोमेटिकली है, ये डिफरेंशिएट कर लेता है एक्सेल के, ये काउंटिंग वाला वो राइट अलाइनमेंट करता है और जो टेक्स्ट होता है उसको लेफ्ट अलाइनमेंट पे रखता है, ठीक है। अब देखें, अगर अब आता है यूज। अगर हम ये सिंपल वर्ड में लिखें ना, वर्ड में कोई टेबल ड्रॉ करें, उसमें लिखें, तो ठीक है हमने लिख लिया। लेकिन जब हमें अगर कोई कह दे कि इसका सम करके दिखाओ, ठीक है। अगर मैं कहता हूं यहां पर सम लिखा है तो यहां पर मैं सिंपल वर्ड लिख देता हूं सम, ठीक है, सम। अब मैं चाहता हूं कि इस वाले सेल में ये जो जितना भी डाटा दिया हुआ है इसका सम आए। अगर हम वर्ड में कर रहे होते तो क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर यूज करते हैं, उसमें हमें ये लिखना पड़ता, ये चीज पूरा क्या लिखते हम, प्लस करते हैं और उसके बाद यहां पर हम डाटा पुट करते हैं कि हाँ इसका सम करने से ये आंसर है। लेकिन एक्सेल हमें ये फीचर प्रोवाइड करता है कि हम किसी सेल्स पर, किसी डाटे पर, किसी जो भी आपने डाटा एंटर किया है उस पर हम कोई फार्मूला अप्लाई करें और शॉर्टकट मेथड से उसका डायरेक्ट रिजल्ट हासिल कर सकें। अब हम क्या चाहते हैं, सम, ठीक है, सम चाह रहे हैं ना। तो इस सेल में हम चाह रहे हैं कि सम का आंसर है, तो इस सेल में हम सम का फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब किसी भी सेल में और एक्सेल में किसी भी सेल में जब कोई फार्मूला राइट करना होता है तो उसके लिए शर्त क्या है, सबसे पहले हम लगाते हैं इक्वल का साइन, ठीक है।
जैसे हम इक्वल का साइन लगाते हैं तो जो क्या है एक्सेल समझ जाता है कि अब ये यूजर कोई फार्मूला वगैरह लिखने लगा है। तो सम का फार्मूला क्या होता है, इज इक्वल टू सम, ठीक है। ये देखिए मैंने जैसे एस यू लिखा तो मेरे सामने एक्सेल के जितने भी फार्मूले हैं ना उसने रिकमेंड करवा दिए। तो ये सम यहाँ थर्ड नंबर पर नजर आ रहा है लिखा, तो मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, या डायरेक्टली मैं लिख देता हूँ सम। अब सम मैंने लिख दिया। अब सम मैंने किस को सम करना है, क्या मैंने यहाँ से लेकर स्टार्टिंग 100 से लेकर 97 तक लिखना है, यहां से लेकर यहां तक, या किसी स्पेसिफिक दो कॉलम्स को वो लिखना है। तो वो कैसे यूज करते हैं अब वो बताता हूं। अभी मैंने समझाया ना आपको सेल एड्रेस का कॉन्सेप्ट, तो सेल एड्रेस इसलिए ही यूज करते हैं हम कि फार्मूला वगैरह में हम डायरेक्टली लिखते हैं कि 100 प्लस ये, हम सेल का नाम यूज करते हैं, वो खुद ही समझ आता है कि अगर B2 की बात हो रही है, ये देखें इस सेल का क्या एड्रेस है, B2 है ना, तो जब मैं B2 कहीं यूज करता हूँ ना फार्मूले में वर्ड, तो खुद ही समझ जाएगा B2 में 100 वैल्यू स्टोर है, ठीक है। तो मैं वापस आ जाता हूँ। अब इस फार्मूले में इज इक्वल टू सम, फिर मैं यहाँ पर लगाऊंगा ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद मुझे लिखना होगा किस किस को सम करना है। मैं मिसाल के तौर पर मैं ये इस कॉलम को 100 और 78 को प्लस करना चाह रहा हूँ। ये तो मुझे पता है 178 आता है, लेकिन सिंपल मैं आपको बता रहा हूँ। तो कैसे करेंगे, मैं लिखूंगा यहाँ पर इस कॉलम का नाम, ठीक है, या तो डायरेक्ट इस कॉलम का खुद नाम लिख दीजिए B2, या कंट्रोल प्रेस करके उस कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये देखा जैसे मैंने कंट्रोल प्रेस करके उस कॉलम को सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली B लिखा गया। ओके, ऑटोमेटिकली क्या लिखा गया, B। अब मैं लगाता हूं यहां पर कोमा, और फिर उसके बाद कंट्रोल दबाकर जिस भी और सेल की वैल्यू को उसमें ऐड करना है उसको सिलेक्ट कर लेता हूं। तो मिसाल के तौर पर मैं B5 को करना चाह रहा हूं, तो मैं इसको कंट्रोल दबाकर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहां पर B5 लिखा आ गया। ओके, अब मैं इसे कर देता हूं ब्रैकेट क्लोज। ये मैंने कर दी इसकी ब्रैकेट क्लोज। तो अब ये देखिए इसका क्या मतलब है, ये फार्मूला लिखा है जो कि B कोमा B5 इन दोनों का सम इस सेल में वो लिख देगा। जैसे मैं एंटर करूंगा, लेकिन उससे पहले एक और कॉन्सेप्ट समझिए। जैसा कि ये सेल में कुछ सिलेक्ट करता था, उसका ये सेल बार में यहां पर नजर आता था ना उसका एड्रेस, लेकिन जब मैं कोई फार्मूला लिखता हूं तो आप गौर करें ये सेल बार के बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल साथ ही एडजेसेंट यहां पर लिखा आ रहा है फार्मूला। तो इसको हम कहते हैं फार्मूला। ये देखिए FX लिखा आ रहा है, तो ये फार्मूला बार कहते हैं। हम जो भी फार्मूला राइट करते हैं किसी सेल में उसके प्रीव्यू के लिए वो यहां पर नजर आ रहा है, यहां पर भी नजर आ रहा है और यहां पर भी नजर आ रहा है। ओके, अब मैं इसका रिजल्ट दिखाता हूं। जैसे मैं इसको एंटर करूंगा तो इन दोनों का प्लस यहां पर लिखा आ जाएगा। तो प्लस करने से क्या आंसर आएगा, 155 आएगा। तो देखा जैसे मैंने एंटर किया तो यहां पर 155 आ गया। लेकिन ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन थी, इसको हमें करने की क्या जरूरत थी। तो इसके लिए हम दोबारा इसको सेल को सिलेक्ट करेंगे और ये देखिए इस बार मैं यहां पर एडिट करूंगा। मैं जैसे यहां पर क्लिक करूंगा यहां पर भी फार्मूला लिखा आ जाएगा। ये देखिए मैं इसको यहां पर एडिट करता हूं थोड़ा सा, ठीक है। जैसे मैंने इसको एडिट किया तो आप देख सकते हैं कि यहां पर भी लिखा आ रहा है। मैं यहां से भी एडिट कर सकता हूं, मैं जो भी एडिट यहां से करूं वो यहां पर चेंज हो जाएगा, अगर मैं यहां पर चेंज करूं तो वो यहां पर चेंज हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी बार आप यूज कर सकते हैं फार्मूले को एडिट करने के लिए। लेकिन अब हम करना चाह रहे हैं किसी दो स्पेसिफिक सेल्स को नहीं हमने करना, अब हम चाह रहे हैं कि ये यहां से लेकर इस सेल से लेकर इस सेल तक सारा जो डाटा है इसका सम कर दें। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो उसके लिए हम करेंगे कि मैं इस फार्मूले को फिर से खत्म कर देता हूं यहां से ब्रैकेट के अंदर। ये फार्मूला जो होता है सम इज इक्वल टू ब्रैकेट, ये ब्रैकेट के अंदर जो भी आप लिखते हैं ना वो चेंज होता है, बाकी ये जो जनरल फॉर्म है इसकी सेम ही है, ठीक है। अब मैं स्टार्ट कहां से करना चाह रहा हूं, यहां से। तो मैं कंट्रोल दबाकर इस सेल को सिलेक्ट करता हूं और उसके बाद क्या करता हूं कि यहां पर लगाता हूं कोलन, ठीक है, कोलन लगाता हूं। कोलन का मतलब क्या होता है, कोलन का मतलब होता है लिमिट, ठीक है। कोलन का मतलब होता है लिमिट, कि यहां से मतलब B2 से लेकर अब जहां तक भी मैं ये सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है। ये जैसा कि ये सिलेक्ट कर लिया तो वो खुद ब खुद उसने उस एरिया को कवर कर दिया कि ये इतना एरिया सम होने जा रहा है। मैं इतना एरिया सिलेक्ट कर सकता हूं, ठीक है, या इसको मैं कट करता हूं फिर से, या ये देखिए ये B8, मैं B8 तक करना चाह रहा हूं तो मैंने B8 सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो इस तरह आप अगर कोमा यूज करेंगे तो वो एज दो इंडिविजुअल सेल्स को सिलेक्ट करेगा, लेकिन अगर आप कोलन सिलेक्ट करेंगे तो वो उस सेल से लेकर जहां तक आपने लिमिट सेट की है वो सारे डाटे को सम कर देगा। ओके, अब ये इस सारे डाटे का एरिया सिलेक्ट हो चुका है। एक और बात, जैसे हम ये सिलेक्ट करते हैं ना, लिखते हैं इंडिविजुअली तो तब भी लिख सकते हैं, अदरवाइज ये देखिए ये एरिया हाईलाइट होना शुरू हो गया। आप इसको यहाँ माउस से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि ये यहाँ तक एरिया रहे या इतना रहे एरिया,
ठीक है। अदरवाइज आप सिंपल कंट्रोल का बटन दबाकर उन दो सेल्स को सिलेक्ट करें और सेंटर में कोलन लगा दें तो सम। अब मैं एंटर दबाऊंगा तो देखते हैं यहां पर ये देखा सम आ गया। क्या हुआ, इसने सारा इतने डाटे को यहां पर सम कर दिया। ओके, इस तरह आप किसी भी डाटे का सम वगैरह कर सकते हैं। अब मैं यहां पर आपको सब्ट्रैक्ट करके दिखा देता हूं कि सब्ट्रैक्ट करना हो किसी दो कॉलम को तो कैसे करेंगे सब्ट्रैक्ट। अब सब्ट्रैक्ट के लिए तो इसके लिए तो हमें ये प्रॉपर ये देखिए स्टेटमेंट लिखी आ रही है ना ऊपर नजर फार्मूले में कि सम इज इक्वल टू इस तरह लिखना पड़ा था। लेकिन सब्ट्रैक्ट में क्या है, सिंपल आपने इज इक्वल टू का साइन यूज करना है, ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट क्लोज कर दें पहले। और नहीं, ब्रैकेट क्लोज नहीं आपने करनी, आप बाद में कीजिएगा, मैं इसे कट कर देता हूं। ओके, तो इज इक्वल टू ब्रैकेट कंट्रोल दबा के उस सेल को सिलेक्ट करें जिसको आपने माइनस करवाना है किसी वैल्यू से। ठीक है, उस सिलेक्ट किया, फिर मैं क्या लगाऊंगा माइनस का साइन, और उसके बाद मिसाल के तौर पर मैं इस कॉलम को ये 55 को माइनस करवाना चाह रहा हूं तो मैं इस कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। मैं जैसे क्लोज करूंगा तो अब देखें 100 माइनस 55 क्या आंसर आएगा 45। देखा आपने, इस तरह से आप किसी भी दो सेल्स को सब्ट्रैक्ट वगैरह कर सकते हैं। अब मैं कर देता हूं यहां पर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई किस तरह से करेंगे हम, चले मल्टीप्लाई करने के लिए इज इक्वल टू का साइन, ब्रैकेट, सबसे पहले वो कॉलम जिसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है वो स्टैटिक का सिंबल, और उसके बाद जिससे भी आपने मल्टीप्लाई करवाना है वो। ठीक है, आप जरूरी नहीं दो ही वैल्यूज लिखे, मैं स्टैटिक लगाकर एक और लिख देता हूं, मिसाल के तौर पर 66 लिख देता हूं। ठीक है, इस तरह मैं मल्टीप्लाई करके ये लिख देता हूं और मैं बंद कर देता हूं ब्रैकेट। ठीक है, इस तरह आप जितनी भी वैल्यूज को प्लस करवाना चाहे माइनस करवाना चाहे आप उनको इस तरह सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेंटर में साइन लगाते जाने हैं और कंट्रोल दबाकर उसके जो भी है सेल्स वो सिलेक्ट कर लेने। अब मैं जैसे एंटर दबाऊंगा तो इसका सोल्यूशन आ जाएगा। तो ये देखिए इसका सोल्यूशन ये आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि वैल्यूज काफ़ी बड़ी हो गई हैं। मैं इसको कर देता हूँ कंट्रोल एक्स और मैं सिंपल दो नंबर्स का ही कैलकुलेट करके दिखाता हूँ ये चीज़, और मल्टीप्लाई ये इसको मैं करता हूँ क्लोज, और ये देखिए ये इन दो कॉलम्स का उसने मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह आप डिवाइड कर सकते हैं सिंपल। उसके लिए क्या, इज इक्वल टू का साइन, सबसे पहले कॉलन, सबसे पहले कंट्रोल दबाकर उस सेल को सिलेक्ट करें जिसको आपने डिवाइड करना है, और उसके बाद डिवाइड का सिंबल यूज करें, उसके बाद इसको इसे यूज करें, फिर इसकी ब्रैकेट को क्लोज कर दें। ठीक है, तो ये देखा आपने, ये डिवाइड होकर इसका आंसर आ गया। इस तरह आप कोई भी यूज कर सकते हैं, या आपने रिमाइंडर निकालना है तो मोड का। ठीक है, मोड होता है रिमाइंडर फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे MOD मोड। ठीक है, ये मैंने मोड लिख दिया। ओके, तो मोड लिखने के बाद हम लगाते हैं ब्रैकेट और नंबर लिखते हैं जिसको हमने डिवाइड करवाना है। मिसाल के तौर पर मैंने 100 को डिवाइड करवाना है 100, फिर मैं लगाऊंगा कोमा और फिर लिखूंगा जिससे मैंने डिवाइड करवाना है। मिसाल के तौर पर 33 से डिवाइड करवा देता हूँ और इसको कर देता हूँ क्लोज। तो अब खुद ही देखिए जब 33 99 हो जाएगा तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1। तो देखते हैं इसका आंसर 1 आता है कि नहीं। तो देखा आपने 1 आ गया। तो क्या है, मोड ब्रैकेट, इसका फार्मूला यहां पर देख लें, मोड ब्रैकेट जो नंबर है कोमा और उसका डिवाइजर जिस पर आप डिवाइड करवा रहे हैं। तो इस तरह से आप रिमाइंडर भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब मैं आपको लेके जाता हूं थोड़ा सा एडवांस करते हैं। जिस तरह होता है ना ये कैलकुलेट करना, टोटल नंबर्स जब हमारे रिजल्ट वाला कैलकुलेट होते हैं वो इतनी इजीली कैसे हो जाते हैं, हम वो देखते हैं कुछ। ये सिंपल आपको सब्ट्रैक्ट वगैरह करने आ गया ना, कॉलम के फार्मूला आप इज इक्वल टू का साइन लगा के फार्मूला लगाते हैं, कॉलम्स का एरिया सेलेक्ट कर लेते हैं अगर सम कर रहे हैं। अदरवाइज आप दो इंडिविजुअल सेल सेलेक्ट करके उनको इस तरह करवा सकते हैं। ये रिमाइंडर का फार्मूला याद रख लें और यही ज़्यादातर यूज होते हैं। इसी तरह ज़्यादातर एक और जो चीज़ है वो भी हम देख लेते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम के ये इतने सारे नंबर हैं, इनमें से मिनिमम कौन सा है। तो उसके लिए फार्मूला यूज करते होते हैं हम मिनिमम का। ठीक है, MIN मिनिमम स्टार्टिंग, और यहाँ से कहाँ से लेकर कहाँ तक का एरिया का मिनिमम फाइंड करना है। स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है, फिर कोलन और एक सेकेंड, फिर लगता है कोलन और यहाँ तक का एरिया सारा सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, या मैं यहाँ तक का कर लेता हूँ सारा, एक सेकेंड, इसको मैं कट करता हूँ। ओके, और यहाँ तक का एरिया जिस तरह हमने सम में नहीं सिलेक्ट किया था, सम इज इक्वल टू, इसी तरह आपने इसमें भी एरिया सिलेक्ट कर लेना है। उसकी करता हूँ मैं ब्रैकेट क्लोज। ये मिन का फंक्शन किस लिए यूज होता है, ये यूज होता है कि जितना भी डाटा दिया हुआ है ना उसकी जो होती है जितना भी डाटा दिया हुआ है
उसकी जो एरिया है उसमें से मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है। अब देखिए अभी खुद ही आप अंदाजा लगाएं इनमें से कौन सी वैल्यू मिनिमम लग रही है। मेरे ख्याल से 33 है इसमें मिनिमम, ठीक है। तो जैसे ही देखते हैं फार्मूले 33 आंसर दे रहा है या नहीं, तो देखा आपने 33 आंसर दिया। इसी तरह आप मैक्सिमम भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, मैक्सिमम किस तरह फाइंड करें, इज इक्वल टू मैक्सिमम ब्रैकेट स्टार्टिंग पॉइंट और कोलन और फिर मैं दूंगा एंडिंग पॉइंट। ओके, ब्रैकेट क्लोज कर देता हूं और मैं करता हूं आंसर। तो इसमें से उसने जितना भी एरिया दिया उसमें से मैक्सिमम 473 थी, तो उसने मैक्सिमम ये दे दी। इसी तरह आप साइन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी वैल्यू का साइन, सिंपल SIN, जो हम साइन को 10 नहीं होता, हम वो इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें मैं सेलेक्ट कर देता हूँ ये, तो इसका वो साइन फाइंड कर लिया। इसी तरह आप कोज, ठीक है, अगर आप कोज फाइंड करवाना चाह रहे हैं तो इज इक्वल टू कोज ब्रैकेट और सेल को सिलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट को बंद कीजिए, ये उसका कोज निकाल देगा, ठीक है। इसी तरह आप 10 निकाल सकते हैं। ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सिंपल है, आपने बस फार्मूले पर गौर करते जाना कौन सा यूज हो रहा है। तो इसमें 10, तो 10 की ब्रैकेट लगाता हूँ, ये मैं सेल सेलेक्ट करता हूँ और इसको मैं क्लोज करके एंटर करता हूँ, तो ये 10 आ गया इस सेल का जो भी मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। सम सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवीजन, रिमाइंडर निकाला आ गया। रिमाइंडर वाला याद रखिए ये थोड़ा सा मुश्किल है, मुश्किल नहीं आसान ही है। मोड के और उसके बाद वो नंबर और फिर कोमा फिर डिवाइजर, इस तरह से आप मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। ओके गाइस, अब हम चलते हैं वो जो मैं बताने वाला था कि जो रिजल्ट वगैरह बनते हैं वो क्या, उसके लिए मैंने पहले से एक वर्कशीट बना के रखी है, तो हम डायरेक्ट उस पर चलते हैं। तो डायरेक्ट उस वर्कशीट पर चलते हैं, वो है ये वाली वर्कशीट। तो देखिए इस तरह ही होता है ना हमारी वर्कशीट के हम उसमें डाटा लिखते हैं। मैंने थोड़ा सा जूम कर दिया है, ठीक है। मैंने सिंपल वैसे समझ लिया डाटा कैसे पुट किया है। जो ऊपर है उसमें मैंने नाम पुट किए हैं, ठीक है, फरासत, अली, फहद, अंस, CR, तो ये कुछ मैंने नाम पुट किए हैं, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं कुछ, ठीक है। अब फरासत के इंग्लिश में 44 है, अली के 99 है और फहद के 99 है, इसके अंस के भी 99 है, CR के 66 है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने टोटल लिखा हुआ है कि इन सब्जेक्ट्स के टोटल, तो 100 में से ये मार्क्स ऑब्टेन किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको सिखाता हूँ जो होता है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट की जाती है, आप देखिए इसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट हुई है। मेरे मार्क्स कितने हैं इंग्लिश में, 100 में से फरासत के मार्क्स हैं कितने हैं 44, तो मेरी परसेंटेज कितनी बनी, मेरी परसेंटेज कितनी बनी है यहाँ पर 44, क्योंकि 100 में से 44। लेकिन ये आया कैसे, यहाँ पर लगा हुआ है फार्मूला। अब आपको फार्मूला याद ही है कि हम किस तरह से फार्मूला लगाते हैं। ऑब्टेन मार्क्स परसेंटेज मालूम करने का क्या फार्मूला आता है, ऑब्टेन मार्क्स ओवर टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पर उसका फार्मूला लगाया। देखा जैसे मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया तो फार्मूला बार में देखें आपको एक फार्मूला नजर आ रहा होगा। तो ये मैंने पहले से पुट किया हुआ है, लेकिन मैं इस सारे डाटे को यहाँ से मैं कर देता हूँ डिलीट। ओके, मैं एक सेकेंड इसको सिलेक्ट करके डाटे को मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। ओके, जितना भी लिखा हुआ है डाटा, फार्मूले लिखे हुए हैं और मैं बताता हूँ ये कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब परसेंटेज निकालिए। मिसाल के तौर पर ये इतने बच्चों के दिए हुए हैं, यहाँ पर मैं सिर्फ इस सेल में मैं फरासत की परसेंटेज कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ। तो उसका फार्मूला किस तरह लिखेंगे, हम सबसे पहले लगाएंगे इज इक्वल टू का साइन। ओके, यही लिखेंगे ना हम। और उसके बाद क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखने के लिए सबसे पहले इज इक्वल टू का साइन जरूरी है। और उसके बाद मैं कंट्रोल दबाकर या सिंपल कीबोर्ड से उस सेल का मैं एड्रेस लिख दूंगा जो कि है ऑब्टेन मार्क्स। मैंने ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, मेरे 44 हैं और मेरे किस सेल में लिखे हुए हैं B3 में। तो मैं कंट्रोल दबा के ही इस सेल को सिलेक्ट कर लूंगा तो ऑटोमेटिकली वो लिखा जाएगा B3। देखा यहाँ पर B3 लिखा गया। B3 डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स, वो किस सेल में लिखे हुए हैं, वो लिखे हुए हैं ये G3 में। तो मैं कंट्रोल दबाकर इसको सिलेक्ट कर लूंगा G3 में। ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय, मल्टीप्लाई के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, स्टेरिक का, मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो ये देखिए ये फार्मूला मैंने इस सेल में लिख दिया। तो इससे क्या होगा, फरासत की परसेंटेज कैलकुलेट होगी, फरासत की परसेंटेज कैलकुलेट होगी। क्यों, क्योंकि मैंने फरासत के ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स को सिलेक्ट किया है। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर परसेंटेज आ गई। परसेंटेज क्या आ गई, 44%। ओके, तो इस तरह आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। मैं मिसाल के तौर पर अब B3 था ना सिलेक्ट, अब मैं निकालता हूँ ये CR वाला।
ये CR की मैं परसेंटेज निकालता हूँ, तो उसके लिए मैं क्या सिलेक्ट करूंगा, उसके लिए मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा इसका ये वाला सेल, ये F3 है ना, ये F3 सिलेक्ट हो गया, ये G3 तो सेम ही रहेगा क्योंकि टोटल का सेल सेम ही है। तो इसको कर देता हूँ मैं एंटर, तो ये CR की कैलकुलेट होगी। ओके, इस तरह आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स की कैलकुलेट कर सकते हैं। इज इक्वल टू का साइन लगाएं और उसके बाद ब्रैकेट लगाएं, सेल को सिलेक्ट करें, फिर डिवाइड करें और फिर टोटल मार्क्स लगाएं और क्या करें, और उस एक सेकंड, ये सेल मैंने ये सिलेक्ट कर लिया और इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई और 100 और इसको मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ, तो ये 67 आ गया। ओके, इस तरह आप किसी भी परसेंटेज निकाल सकते हैं उसका फार्मूला लगाकर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब हम लास्ट पर करने जा रहे हैं, वो है ग्रेड्स के लिए। आपने देखा ना, ग्रेड्स हमारे आते हैं कि अगर हमारे 90 से ऊपर नंबर हो तो हमारा A+ ग्रेड है, अगर 80 से ऊपर नंबर हो तो हमारा B है, अगर 70 से ऊपर है तो C है, अगर 60 से ऊपर है तो D है, अगर 60 से नीचे है तो F है, डायरेक्ट F है। ओके, तो अब हम करते हैं कि वो किस तरह यूज किया जाता है। अब देखिए, अब बात जब मैं करता हूं कि अगर इस तरह, अगर A इससे ज्यादा नंबर हो, अगर उससे ज्यादा नंबर हो, तो अगर का वर्ड यूज हो रहा है, तो यहां पर हम यूज करेंगे अगर से मुराद इफ कंडीशन। अब एक्सेल में इफ कंडीशन का रोल यूज करेंगे। अब इस वाले सेल में मैंने इफ कंडीशन यूज की है तो उसने फेल एक कंडीशन लगाई हुई है, इसमें भी लगाई हुई है, मैं वो बताता हूं कैसे लगाई है। अब हम वो डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके, बड़ा ये ध्यान से समझना इसका सिंटैक्स कि ये आखिर लिखी कैसे जाती है, बहुत ईजी है, बिल्कुल भी परेशानी होना। तो शुरू करते हैं। ओके, तो मिसाल के तौर पर ये देखें, इस सेल में मैंने जैसे इसको सिलेक्ट किया तो फार्मूला बार में ये देखें इतनी बड़ी ये इफ स्टेटमेंट लिखी हुई है, लेकिन आपको ये मुश्किल लग रही है देखने में, तो हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं ना। तो ये यहाँ पर लगी है, इनको लगी रहने दें। हम इस सेल में ग्रेड कैलकुलेट करेंगे, इस सेल में एक इफ की कंडीशन लगाएंगे जो कि बताए कि अगर ये जो नंबर है, ठीक है, अगर ये इतने से कम है तो इतनी लगाए A ग्रेड दे, इतने से कम है तो B ग्रेड दे। ओके, तो इसका लिखने का क्या स्टाइल है, उसके लिए हमें लगाना है सबसे पहले इक्वल का साइन। ओके, इक्वल का साइन लगाते ही हमें क्या यूज करना है, इफ का कीवर्ड यूज करना है। इफ लगानी है, इफ की कंडीशन, फिर लगाएंगे हम ब्रैकेट। ओके, ब्रैकेट लगाएंगे और जहां पर वो नंबर है हम उस सेल का एड्रेस यूज करेंगे। जिस तरह हम पहले भी सम कर रहे थे, सेल का एड्रेस ही यूज कर रहे थे ना। तो मिसाल के तौर पर हम यूज करते हैं, यहां से मैं थोड़ा सा जूम इन कर देता हूं, ठीक है। तो ये देखिए, अब यहां पर मैं मिसाल के तौर पर 58 फिजिक्स है ना, अब मैं इसके पैरेलल लिख रहा हूं, तो मैं 58 का आंसर यूज कर लेता हूं कि फरासत के 58 मार्क्स हैं उसमें फिजिक्स में, ठीक है, 100 में से। अब मैं उस सेल का नाम यूज करूंगा, कंट्रोल दबाकर मैं सिंपल उस सेल को सिलेक्ट करता हूं, तो ये देखें B5 लिखा गया, या डायरेक्ट मैं B5B लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली उस सेल को वो सिलेक्ट कर लेता है। वो कीबोर्ड से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कंट्रोल दबाकर माउस से वो सिलेक्ट कर रहा हूं। ओके, अगर B5, ठीक है, अगर B5 में जो डाटा पड़ा है वो ग्रेटर देन है 90 से, तो क्या हो, मैं लगाऊंगा कोमा और डबल कोटेशन में उस ग्रेड का नाम लिख दूंगा। ओ एक सेकंड, मुझसे गलती से हो गई, हाँ अब आ गया। तो क्या करूंगा, डबल कोटेशन में उस सेल का मैं ग्रेड का नाम लिख दूंगा। अगर चले 95 लिख देता हूं, ठीक है, ताकि A+ वाला भी ऐड हो जाए। अगर B5 में जो डाटा पड़ा है वो 95 से अबव है तो यहां पर कौन सा ग्रेड आ जाए, A+, ठीक है, A+। लेकिन क्या सिर्फ एक ही कंडीशन लगानी है, नहीं, हम चाहते हैं कि सारे, अगर हम ये लिख देते हैं ना सिंपल इतना सा फार्मूला तो लिखा जाएगा, ठीक है। मैं इसको कर देता हूं एंटर। देखिए अब वैल्यू क्या आ रही है, फॉल्स। फॉल्स क्यों आ रही है, क्योंकि हमने सिंपल एक ही कंडीशन लगाई है और जो डाटा है हमारा वो तो यहाँ पर 58 है। देखिए अगर मैं यहाँ पर डाटा 96 कर देता हूँ तो इस फार्मूले में गौर करें, यहाँ पर 50 नहीं, ये मैंने उर्दू के पैरेलल लिखा है, सॉरी, तो 77 है, ठीक है। उस पर जो भी एड्रेस मैंने 58 का एड्रेस यूज किया है, नहीं सही लिखा हुआ है, B5 यूज किया। ओके, तो अब मैं इसको कर देता हूं एंटर। अब मैं इसकी वैल्यू 96 करके दिखाता हूं। देखिए मैं जैसे 96 करूंगा तो इस सेल में जो लगी हुई ना कंडीशन वो ट्रू हो जाएगी और यहाँ पर A+ लिखा आ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर कर देता हूँ अपने मार्क्स, चले 98 ही कर देता हूँ, 98। तो आप गौर करें, जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये फॉल्स की जगह A+ लिखा आ जाएगा। देखा मैंने जैसे क्या किया, 98 किया तो A+ लिखा आ गया। लेकिन हम चाहते हैं कि मल्टीपल कंडीशन रहे, हम फिर से इसे 58 ही कर देते हैं।
तो अब इस कंडीशन को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं कि हमें बाकी ग्रेड्स भी ऐड करने हैं। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, ठीक है, उसके लिए हम करेंगे कि इस कंडीशन को अभी क्लोज नहीं करेंगे। ओके, इफ B5 ग्रेटर देन 90 है तो ये कोमा, फिर मैं लगाऊंगा इफ, ठीक है। अगर B5, फिर मैं B5 पर ही लगा रहा हूं, B5 ग्रेटर है 90 से, ठीक है। अगर B5 ग्रेटर है 90 से तो तब कोमा, डबल कोटेशन, यहां पर A लिख देता हूं, अगर 90 से अबव है तो A लगा देता हूं, फिर कोमा, फिर मुझे कंडीशन ऐड करनी है, जब तक ग्रेड्स कंप्लीट नहीं होते तब तक मैं ब्रैकेट क्लोज नहीं करूंगा और कोमे लगाता रहूंगा। ओके, ये आपने अकेले अकेले कोमे का ध्यान रखना है। फिर इफ लगाता हूं कि अगर B5 ग्रेटर है 80 से, B5 क्या ग्रेटर है 80 से, तो तब क्या करे, तब वो करे कि इसमें लिख देते हैं, एक सेकेंड, ये एड्रेस खत्म हो रहा है यहाँ पर, तो ये नीचे आ गया बाहर, इससे परेशानियां होना। ओके, तो यहाँ पर क्या आना है कि B लिखा आ गया, क्या कंडीशन खत्म हो गई? नहीं, फिर कोमा लगाएंगे, फिर एक और इफ लगाएंगे, ठीक है। ये इफ के अंदर हम इफ तब तक यूज करते रहेंगे जब तक ग्रेड नहीं आता। अगर आपने सिंगल इफ लगाना है तो सिंगल भी लगा सकते हैं, जैसे कि आपको ई प्लस वाला बता दिया। इफ फिर ब्रैकेट लगा के लिखेंगे कि B5 अगर ग्रेटर है 70 से, ओके, तो तब क्या, कोमा, डबल कोटेशन में उस ग्रेड का नेम लिख देंगे, तो तब लगा दो भाई C लिख दो। अगर फिर कोमा, फिर मैं इफ लगाऊंगा, और यहाँ पर ये आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर कह सकते हैं, सर जो पेपर होगा ना उसमें सर कह सकते हैं कि इस तरह फार्मूला लगाओ कि अगर ये इतने नंबर से ऊपर हो तो ए दे, इतने नंबर से ऊपर हो तो ये दे, सी इतने नंबर हो तो सी दे, इस तरह वो लिमिट सर बता देंगे। ओके, तो B5 ग्रेटर देन है अगर 60 से, ठीक है, तो क्या हो, कोमा, ग्रेड कौन सा यूज करना है हमने इस बार हमने ग्रेड यूज करना है D। ओके, कोमा लगाएंगे, फिर एक इफ। अब हम लगाएंगे कि अगर 60 तक तो हमने ग्रेड लगा दिए, अगर 60 से नंबर कम आए तो वो डायरेक्ट उसे F ग्रेड दे देगा। ओके, तो इफ B5, ठीक है, इफ B5 ग्रेटर देन है, लेस देन है, बल्कि लेस देन लिखेंगे इस बार, लेस देन है 60 से लेस जितने भी नंबर हुए ना, तो तब इसने इसको फेल ही कर देना है। अगर लेस देन है उस किसके, 60 से, तो देन क्या करें, कोमा, डबल कोटेशन, और यहाँ पर मैं F लिख देता हूँ। ये आप जरूरी नहीं है कि ग्रेड A+ ही लिखें, आप कोई वर्ड भी यूज कर सकते हैं, गुड भी लिख सकते हैं, अगर 90 से ऊपर आए मार्क्स तो वो गुड लिख दे, लेकिन हम ग्रेड वाला यूज कर रहे हैं ना, तो हम ग्रेड ही यूज करेंगे। तो यहाँ पर क्या किया, F। अब यहाँ पर हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पर ध्यान रखना है, ये देखें, इफ स्टार्ट करने से लेकर एंड करने तक जितनी भी ये ब्रैकेट ओपन है ना, आपने उतनी क्लोज करनी है। देखें, एक ब्रैकेट यहाँ पर ओपन है, 2, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, ठीक है, तो यहाँ पर 6 क्लोज करनी पड़ेंगी आपको, 3, 4, 5 और यहाँ पर 6, ठीक है। ये देखें एग्जैक्ट, ये यहाँ पर स्टार्टिंग तीसरे नंबर पे है ना ये ग्रीन, तो यहाँ पर भी ग्रीन हो रही है। तो इस तरह उसने 6 जितनी आपने ब्रैकेट्स ओपन की उतनी आपने क्लोज करनी है। अब मैं इसको करूंगा क्या, क्लोज। अब यहाँ पर गौर करें, यहाँ पर तो इकट्ठा हो गया ना, फार्मूले बार पर गौर करें। ये देखें फार्मूला बार नजर आ रहा है आपको, ये देखें फार्मूला बार पर सारा फार्मूला लिखा गया है। इफ अगर B ग्रेटर देन है 95 तो A+, अगर B 90 से ऊपर है तो सिंपल A, अगर 80 से ऊपर है तो B, अगर 70 से ऊपर है तो C, अगर 60 से ऊपर है तो D, अगर 60 से बिलो है, अगर नीचे है तो सिंपल F दे दें। अब मैं इसको करता हूं एंटर, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है। ओ, ये देखा क्या ग्रेड दे दिया उसने, F दे दिया। क्यों? क्योंकि मैंने जो सिलेक्ट किया है डाटा, मैंने B5 सिलेक्ट किया था ना, तो B5 में देखिए डाटा क्या लिखा हुआ है, B5 में डाटा लिखा हुआ है 58, तो 58 कंडीशन के मुताबिक 60 से कम है तो उसने F ग्रेड दे दिया। अब मैं इसको डाटा अपडेट करता हूँ, देखना खुद ब खुद ये ग्रेड अपडेट होगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ 98, 95 से प्लस था तो उसके लिए हमने क्या कहा था, A+ लगाए, तो उसने A+ लगा दिया। अब मैं करता हूँ सिंपल 91 कर देता हूँ, तो 91 से ऊपर क्या है, A है, ठीक है। अब 80 की लाइन कर देता हूँ, 79 कर देता हूँ, चले, या 78 कर देते हैं, ठीक है। 78 किया तो C आ गया, ठीक है। अब मैं फिर से कर देता हूँ 55 की रेंज कर देता हूँ, 55 किया तो F आ गया कम में। अगर 67 कर देता हूँ, 67,
तो क्या आ गया, डी आ गया। ठीक है, इस तरह आप ग्रेड का फार्मूला यूज कर सकते हैं इजीली। ओके, परसेंटेज भी लगानी आ गई, ग्रेड भी लगाना आ गया आपको, और बाकी फार्मूले भी आ गए। ठीक है, तो ये था आपको बेसिक यूज बताना क्रैश कोर्स है कि आप एक्सेल को किस तरह से यूज करते हैं। लेकिन आखिरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो होती है चार्ट को ड्रा करना, डाटा को चार्ट में रिप्रेजेंट करना। तो वो किस तरह से किया जाता है, सबसे पहले आपने एरिया को सिलेक्ट करना है जो आप चार्ट में ऐड करना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं सब्जेक्ट और नाम वगैरह यूज करना चाह रहा हूं, तो ये रहा सब्जेक्ट और ये नाम वगैरह, इतना एरिया मैंने सिलेक्ट कर लिया जिसका मैं चार्ट बनाना चाह रहा हूं। तो मैं जाऊंगा इंसर्ट में, इंसर्ट में ये देखिए चार्ट वाला ऑप्शन नजर आ रहा है आपको, चार्ट्स। तो यहाँ पर ये मल्टीपल चार्ट्स मुझे प्रोवाइड करता है कि मैं कौन सा चार्ट बनाना चाह रहा हूँ, पाई चार्ट बनाना है मुझे, कॉलम चार्ट बनाना है, या कौन सा चार्ट बनाना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से मैं एक कॉलम चार्ट जो कि 2D बार, ये मुझे 2D बार उसने एक दे दिया है कॉलम। ठीक है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो ये मैंने एक चार्ट ड्रा कर लिया। यहाँ पर ये देखिए नंबर लिखे आ रहे हैं, और यहाँ पर क्या लिखा आ रहा है, यहाँ पर सब्जेक्ट्स का नाम लिखा आ रहा है, यहाँ पर नंबर लिखे आ रहे हैं, और यहाँ पर ये कलर दिया हुआ है नाम को, ये ब्लू वाले फरासत के नंबर हैं, ये ऑरेंज वाले अली के हैं, ग्रे वाले फाहद के हैं, येलो वाले अंस के, और CR के लाइट ब्लू हैं। ओके, इस तरह से आप ग्राफ ड्रा कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी है। कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर फिर से एरिया इतना सिलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट में जाकर इस बार मैं पाई ग्राफ ड्रा कर लेता हूँ। तो पाई ग्राफ किस तरह से ड्रा होता है, वो इस तरह से ड्रा होता है। ठीक है, ये बता रहा है, ये एरिया से रिप्रेजेंट करता है कि किसकी ज़्यादा एरिया है। तो ग्रीन ये टोटल है मार्क्स, फरासत के यहाँ ये वाले मार्क्स हैं, ये अली के हैं, और ये देखें और सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये फाहद के मार्क्स हैं, तो इसका एरिया ज़्यादा है, अंश के भी ज़्यादा है, तो इसका भी एरिया ज़्यादा है। ओके, तो इस तरह से आप चार्ट्स वगैरह इंसर्ट कर सकते हैं। और लास्ट वन, एक चीज़ जो मैं बताना भूल गया वो थी कि ये जो वर्कशीट है, हम चाहते हैं कि ये पूरी प्रिंट ना हो पेज पर, हम जितना एरिया सेलेक्ट करें स्पेसिफिक पार्ट उसका प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम उतने एरिया को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपनी मर्जी है जितना भी एरिया सेलेक्ट करना चाहें, माउस से ड्रैग करके सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जाना है आपने पेज लेआउट में। ओके, पेज लेआउट में जाना है, और यहाँ पर गौर कीजिए एक ऑप्शन यहाँ पर होगा, कहाँ गया वो ऑप्शन, प्रिंट। ये देखें प्रिंट एरिया के नाम से एक ऑप्शन है, मिल गया मुझे, वो है प्रिंट एरिया के नाम से। ओके, यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा तो सेट प्रिंट एरिया आ जाएगा। तो जब मैं सेट प्रिंट एरिया करता हूं तो वो एरिया मैंने फिर से सिलेक्ट कर लेना जितना भी मैं उसे प्रिंट करवाना चाहूँ। ओके, तो इसके बाद आप कंट्रोल P दबाएंगे तो वो उसको प्रिंट करवा देगा उतने एरिया को जितना आपको चाहिए। ओके, बाकी वो नहीं प्रिंट करवाएगा। ओके, मैं बैक आ जाता हूँ। ओके गाइस, आई होप कि आपको एक्सेल का अच्छा खासा इंट्रो हो गया होगा, फार्मूले यूज करने आ गए होंगे, इफ कंडीशन का पता चल गया होगा। तो अगर तो वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं रेगुलरली लाता रहता हूं। तो मिलता हूं मैं फिर आपको अगली वीडियो में। इकबाल के शीनो, अल्लाह हाफिज।